हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मैं आशा करता हूं कि तो आप लोग के सामने क्वेश्चन है। डायरेक्ट हम क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन जो कह रहा है कि किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है। देखिए, संशोधित करने का मतलब कि अगर किसी व्यक्ति का दीर्घ दृष्टि दोष होगा है, ठीक है, किसी व्यक्ति को अगर दीर्घ दृष्टि दोष हुआ है तो कौन सा हम लेंस का यूज करेंगे कि उससे हम दीर्घ दृष्टि दोष को निवारण कर सकते हैं। तो हम आपको पहले भी बताए थे कि लेंस जो होते हैं क्या दो प्रकार से हम पढ़ रहे थे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो दूर की बात अगर कह दिया जाए तो दूर हो जाएगा उत्तल लेंस का, ठीक है, दूर किसका हो जाएगा, उत्तल लेंस का। अगला क्वेश्चन है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है। बड़ा मतलब कहने के मतलब दोस्त, अगर कहे इसको हम मिटा दें। देखिए कि सबसे बड़ा तरंगदैर्घ्य की बात करें तो अगर कहा जाता है कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होता है, ठीक है, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। इस सातों का मिश्रण से जो बनते हैं श्वेत प्रकाश बनता है, श्वेत वाइट कलर बनता है। तो वो जो वाइट कलर बनता है तो वाइट कलर के बाद जो 7 रंग जो डिवाइड अंत में होता है, डिवाइड कैसे होता है हम इसके बारे में हम बताएंगे। तो कहने का मतलब किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक या बड़ा की बात करें तो बैंगनी रंग के होता है, ठीक है। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा या अधिक होता है, तो लाल रंग के होता है। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है, लाल रंग के। अब किस तरंगदैर्घ्य सबसे छोटा होता है, तो बैंगनी रंग के तरंगदैर्घ्य सबसे छोटा होता है, ठीक है। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे छोटा होता है, तो बैंगनी रंग के तरंगदैर्घ्य सबसे छोटा होता है। अगला क्वेश्चन है टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना की प्रदर्शित करता है, ठीक है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। देखिए, ये घटना जो होता है प्रकाश का परिकिरण होता है, ठीक है, प्रकाश की परिकिरण होता है। तो ये 3 क्वेश्चन को हम देखिए मिटा दें। इसके बाद थोड़ा सा समझिए, हम पिछले वाला क्वेश्चन बता रहे थे कि आप जो है किस रंग का जो तरंगदैर्घ्य की बात करते हैं इसको बोलते हैं प्रिज्म, ठीक है। जब कोई भी सफ़ेद रंग किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो 7 रंग में बढ़ जाता है, ठीक है। इसी घटना को हम प्रकाश की वन विक्षेपण कहते हैं। क्या बोले हम, जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो वह 7 रंगों में बढ़ जाते हैं। इस घटना को प्रकाश की वन विक्षेपण कहते हैं। तो देखिए, श्वेत प्रकाश यहाँ से लेगी, ठीक है, ये था श्वेत प्रकाश, ठीक। जब श्वेत प्रकाश को हम लेंगे 30 रंगों में बढ़ जाता है, 2 3 4 5 6 एक मान लीजिए 7, इस तरह से रंग में बढ़े। जो सबसे ऊपर रहता है वो रेड होता है, ठीक है, रेड लाल, और जो सबसे नीचे होता है बैगनी कह सकते हैं, ठीक है, बैगनी रंग, यही बैगनी यहाँ लाल। तो जो सबसे ऊपर होता है वो जो होता है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, और जो नीचे होता है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो क्वेश्चन देखिए वो इस तरह से पूछता है कि प्रकाश की वन विक्षेपण में किसके करने पर जो है प्रकाश की वन विक्षेपण होता है या 7 रंग में बढ़ता है, तो किससे गुजारते हैं, तो प्रिज्म से। अगर ऑप्शन कांच रहे, प्लास्टिक रहे तो आप प्रिज्म मारिएगा उस में, ठीक है। अब देखिए जस्ट इसका अपोजिट होता है, ठीक है। हम बोले तरंगदैर्घ्य की अगर बात बोल रहे हैं, तरंगदैर्घ्य, ठीक है, तरंगदैर्घ्य, अगर तरंगदैर्घ्य की बात बोलते हैं तो सबसे अधिक जो होता है, सबसे अधिक जो होता है वो हम बोले रेड लाल, और सबसे जो कम होता है, सबसे कम अगर बात बोल रहे हैं तो बैगनी, ठीक है, बैगनी। क्लियर हुआ। अब इसका जो विचलन होगा, विचलन सबसे अधिक हो जाएगा बैगनी रंग के, याद रखना, अधिक किसका हो जाएगा, बैगनी रंग के। तो किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, बैगनी रंग के, और किस रंग का विचलन सबसे कम होता है, लाल रंग के। कंफ्यूजन मत होइएगा दोस्त, ठीक है। कि अगर क्वेश्चन पूछे किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, लाल रंग के,
किस रंग का तरंग है सबसे कम? बैंगनी रंग के। किस रंग का विचलन सबसे अधिक? बैंगनी रंग का। किस रंग का विचलन सबसे कम? लाल रंग के। क्लियर हो गया। अब यहाँ अगला जो क्वेश्चन था कि टिंडल प्रभाव के बारे में बताया, जो प्रकाश की परिकिरण के बारे में होता है। तो एक ऑप्शन यहाँ था, ऑप्शन था यहाँ कि प्रकाश का अपवर्तन या परावर्तन भी था ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा कर लें। प्रकाश की परावर्तन को अगर बात किया जाए कि प्रकाश की परिवर्तन जो होते हैं वो देखिए, प्रकाश की परिवर्तन होते क्या, कहने का मतलब है कि जब कोई प्रकाश या जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से, है ना, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर पड़ती है, अब नियम को पालन करते हुए, ठीक है, नियम को पालन करते हुए वो परावर्तन हो जाता है। इस घटना को हम प्रकाश की परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो जिस प्रकाश की किरण आया और नियम के अनुसार क्या हो गया, आपको ये परावर्तन हो गया, इसी घटना को हम प्रकाश की परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब आगे जो क्वेश्चन है, आगे जो क्वेश्चन देखिएगा कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। देखिए हम कितना बताए थे कि व्यापारिक मात्रक को हम व्यावसायिक मात्रक भी कह सकते हैं, व्यावसायिक मात्रक। ठीक है, तो क्या कहेंगे इसको, व्यापारिक मात्रक, व्यावसायिक मात्रक। तो जो अभी आप घर में जो यूज करते हैं, 1 घंटा में कितना यूनिट जो उठता है, बिजली को जो खपत करते हैं, तो मापा जाता है किलोवाट में। क्या में? किलोवाट में। आपका ऑप्शन हो जाएगा किलोवाट घंटा। ठीक है, ये देखिए किलोवाट, यहाँ ध्यान रखिएगा, किलोवाट जो है इस शक्ति होता है, पावर बताता है। ठीक है, तो अगर बात करें शक्ति का जो है, शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है, शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो वाट होता है, डब्लू। ठीक है, शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो वाट होता है, और किलोवाट शक्ति का बड़ा मात्रक होता है। ठीक है, ये जो किलोवाट जो है शक्ति का है, तो शक्ति का कैसा है, तो बड़ा मात्रक है। शक्ति का क्या है, बड़ा मात्रक है। ऊर्जा के व्यवसायिक या व्यापारिक मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है। ये वाट अभी बताएं शक्ति का है। ठीक है, ग्लूकोज के अणु में ऑक्सीजन के कितना परमाणु होते हैं। ठीक है, ग्लूकोज के अणु में ऑक्सीजन के कितना परमाणु होते हैं। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको जानना होगा कि आखिर ग्लूकोज जो है उसका अणु सूत्र क्या होता है। देखिए ग्लूकोज का जो बता रहे हैं, ग्लूकोज का अणु सूत्र C6H12O6। एक आता है चीनी का आता है C12H22O11। ठीक है, अब किसका पूछ रहा है, कह रहा है ग्लूकोज के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या। यहाँ देखिए ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या कितना हो गया, 6। तो ऑप्शन में 6 टिक मान लीजिए। आप अगर इसको याद रखते हैं तो आपको आसानी से कोई भी बने। अगर ऐसी कहेगा ग्लूकोज के अणु में कार्बन के कितने परमाणु, तो बोलिएगा तुरंत 6। ठीक है, फिर से क्वेश्चन समझिए, इस क्वेश्चन को क्या गया था कि ग्लूकोज में क्वेश्चन था कि ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, 6। अगर बोलेगा कार्बन के कितने परमाणु है तो 6, हाइड्रोजन के कितने परमाणु है तो 12। किसका, ग्लूकोज के। इसी प्रकार अगर चीनी में पूछ दिया जाए क्वेश्चन को, ठीक है, कि चीनी में हाइड्रोजन को कितना परमाणु, तो क्या कहिएगा 22। चीनी में हाइड्रोजन के कितने परमाणु, 22। ऑक्सीजन के कितने परमाणु, 11, और कार्बन का 12। ठीक है, अभी क्लियर हो गया होगा आपको। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कि अगला जो क्वेश्चन है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो आपको हम बता दें दोस्त, ठीक है, कि जो ओजोन होते हैं वो ऑक्सीजन का ही एक अपरूप माना गया है। ठीक है, और ओजोन जो है, अगर बात कर ले ओजोन, तो ओजोन का होता है सूत्र O3। ठीक है, ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3 होता है। किसका, ओजोन का। तो ओजोन कितना ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर बना है, तो 3। ओजोन जो है, पहले ओजोन का सूत्र क्या है, O3। तो ओजोन जो है ऑक्सीजन के कितना परमाणु से मिलकर बना है, तो बोलिए सर 3। तो यहाँ 3 है, 3 मार दीजिए। ठीक है, अब थोड़ा सा किसके बारे में समझ लेते हैं। अब जब ये पृथ्वी है, सपोज डेट मान लेते हैं पृथ्वी है ना, पृथ्वी है, तो पृथ्वी में बहुत सारे गैस के आवरण इस प्रकार फैला रहता है, इस प्रकार।
तो अगर मानिए सबसे बाहरी वाला अगर भाग कहते हैं तो होता है बाह्य भाग, बाह्य आवरण, ठीक है, बाह्य भाग। तो यहाँ समताप मंडल एक पाया जाता है, समताप मंडल। समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है, समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि किस मंडल में ओजोन परत पाया जाता है, तो समताप मंडल में, ठीक है। किस मंडल में ओजोन परत पाया जाता है, तो समताप मंडल में। क्लियर हो गया। और ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3। ओजोन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु, 3। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसका कार्य क्या है, मानो कि अगर इस भाग में पाया जाना है ओजोन है, ठीक है, तो ये सूर्य होता है, सूर्य। तो सूर्य से बहुत सारे किरणें आते हैं, तो इसी में किरण होता है पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी किरण। ये पराबैंगनी किरण जो होता है वो ओजोन परत पे पड़ते हैं, ठीक है, और उसे अवशोषण कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं, पृथ्वी पर पहुंचने डायरेक्ट नहीं देते हैं। तो जब डायरेक्ट पहुंचने नहीं देते हैं तो अगर पूछेगा सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को कौन अवशोषण करता है, तो ओजोन परत, ठीक है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को कौन अवशोषण करता है, तो ओजोन परत करता है। चलिए आगे ध्यान से देखिए, अगर यही पराबैंगनी किरण अगर पृथ्वी पर आ जाए तो त्वचा कैंसर रोग होता है, ठीक है, त्वचा कैंसर रोग होता है। तो पराबैंगनी किरण से कौन सा रोग होता है, त्वचा कैंसर रोग होता है, ठीक है, त्वचा कैंसर रोग होता है। आप ओजोन के बारे में इतना जान गए। अभी हम अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन करा है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है। देखिए लिखा हुआ है क्या ऑप्शन, विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2 होता है, ठीक है, CaOCl2 होता है। तो ध्यान से देने वाली बात है दोस्त कि बोलिए सर अगर ये CaSO4 है और हाफ H2O है, तो बोलिए सर इस तो आप बताए हुए हैं, इसका बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये किसका सूत्र हो गया, CaSO4 हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब यहाँ जो क्वेश्चन है इसका है, तो ये आपको पता है कि CaCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका होता है, CaCO3। इसका जो बाजारू नाम है, बाजारू नाम या प्रचलित नाम है ना, तो विरंजक इसका प्रचलित नाम है खड़िया चौक, है ना, खड़िया चौक, चूना पत्थर, संगमरमर, ठीक है। तो क्या बोले, CaCO3 के जो होता है रासायनिक नाम हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब बाजारू नाम क्या हो गया या प्रचलित नाम हो गया खड़िया चौक, चूना पत्थर, संगमरमर। यहाँ तक क्लियर हो गया। क्वेश्चन के अनुसार आंसर क्या हो जाएगा, CaCO3। अगर क्वेश्चन पूछें कि बताइए कैल्शियम कार्बोनेट या प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका अपरूप माना गया है, किसका एक्स माना गया है, तो आप सभी में देख रहे हैं कैल्शियम है, तो किसका हो जाएगा, कैल्शियम का, ठीक है, किसका हो जाएगा, कैल्शियम के। चलिए अब आगे की बात हम कर लें। अगला क्वेश्चन है कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि जो अगर बिलियन की बात करें तो बिलियन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि बिलियन को जो अगर बात करते हैं तो बिलियन जो होता है एगो क्षारीय बिलियन, एगो अम्ल बिलियन, है ना। यहाँ बात करें अगर अम्ल के बारे में बोलते हैं कि अम्ल का जो है pH मान 7 से कम होता है, ठीक है। और क्षार की अगर बात कर ले, क्षार का pH मान तो तुरंत बोलिएगा सर 7 से अधिक होता है, ठीक है। क्या होता है, 7 से अधिक होता है। बोले तो पहले इसका आंसर देख लीजिए, कौन सा लाल लिटमस को नीला कर देता है। अच्छा ठीक, अब यहाँ से आपको पता है बोले लवण, तो लवण जो होता है उदासीन होता है, ठीक है, लवण उदासीन होता है। अब क्लियर यहाँ ध्यान दीजिए कि अम्ल जो है, अगर अम्ल के ये क्या करता है, ये नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ठीक है, लाल कर देता है। आप पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन अगर पढ़े होंगे, ठीक है, कि अम्ल किसे कहते हैं,
तम्ल वह विलयन है जो नीला लिप्त को लाल कर देता है। ठीक है, तो जब अब देखिए क्षार की अगर बात कर लिया जाए, क्षार के अगर, तो क्षार इसका जस्ट अपोजिट होता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। ठीक है, अब अगला है शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। देखिए अभी हम बताएं कि जब हम शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं। फिर से क्वेश्चन देखिए, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया के एनोडीकरण कहते हैं। जस्तीकरण क्या है, तो जस्तीकरण है दोस्त कि अगर लोहे की परत को अगर नमी उस पर आ जाए, ठीक है, लोहे की परत में अगर नमी आ जाता है, अगर पानी की मात्रा आ जाता है तो ठीक है वह जंग लगने लग जाता है। ठीक है, वह जंग लगने जब लग जाता है तो जंग से हम बचाने के लिए जिंक का एक लेप चढ़ा देते हैं। ठीक है, जंग को हम बचाने के लिए जिंक का एक लेप चढ़ा देते हैं, उसी को हम लोग जस्तीकरण कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से देखिए सल्फर के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, सल्फर के अगर बाह्यतम कक्षा की बात करें तो सबसे पहले अगर आप समझिएगा तो आपको सबसे पहले अगर चीज़ करना है, ठीक है, तो 1 से 20 तक जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसको आपको क्या करना है, बनाना है। तो उसका हम एक खास अलग वीडियो बना के बता देंगे कि सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अगर सल्फर की बात करते हैं, सल्फर जो होता है, सल्फर का परमाणु जो होता है, परमाणु क्रमांक तो 16 होते हैं। अगला इसके बारे में अगर बात किया जाए तो सल्फर का संकेत जो होता है, संकेत होता है एस होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक आपको अगर नील बोर परमाणु थ्योरी का अगर याद होगा तो नाभिक के जो है, नाभिक में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन रहता है। ठीक है, नाभिक में कौन उपस्थित होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है, अब ये जब कक्षा की अगर बात कर लेते हैं, इस तरह से कक्षा चलता है, तो कक्षे को हम लोग, ठीक है, KLMN या कह सकते 1 2 3 4। अब ध्यान से देखना, कहने का मतलब है कि किसी भी, ठीक है, किसी भी ऑर्बिटल में, किसी भी कक्षा में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का जो सूत्र होता है 2n² होता है। ठीक है, किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का जो सूत्र होता है 2n² होता है। तो अगर हम बात करें k में कितने इलेक्ट्रॉन, देखिए k मतलब एक n मतलब नेचुरल नंबर, 1 करेंगे तो कितना होगा, तो 2 गुने 1 का स्क्वायर करेंगे तो 2 गुने 1 बराबर 2। अब देखिए KL में करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, M में करेंगे तो 3 है 3 3 9 दूनी 18। ठीक है, KLMO अगर क्या हो गया 1 2 3 4 कर 4 16 16 32, KLMN N कर दो। ठीक है, KLMN। अब इस चीज़ को समझ में आ गया होगा। तो अगर इसी पर हम बनाते हैं तो पहला कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो बोलेगा सर अगर देखिए हम यहाँ से इस तरह से बना देते हैं, ये N + P है, तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। ठीक है, तो बचा दूसरा में कितना 8, 16 है, चलो तीसरा में हम 8 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बचा 8 और 2 10, इसमें कितना आ जाएगा 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तब कि देखिए तो सल्फर जो लास्ट वाला कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन बचता है उसे हम बाह्यतम कक्षा कहते हैं। ठीक है, तो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बचा है, ऑप्शन देख लीजिए कितना हो जाएगा 6। ठीक है, कितना हो जाएगा 6। अगर हम डायरेक्ट बना देते तो आप लोग को समझ में नहीं आते, तो इस चीज़ को आप लोग हम बना के बताएं ताकि इसको आप अच्छे से समझ जाइए। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या है, तो आधुनिक अगर बात कर लिया जाए, ठीक है, आधुनिक अगर बात किया जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है, आवर्त सारणी, इसका जो तैयार किया था, जो तैयार किए वो मोसले हैं,
मोसले। हम लोग जो अभी आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं उन मोसले के आवर्त सारणी के हम आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। आधुनिक सारणी का निर्माण मोसले ने किया था। क्लियर हो गया। अगर क्वेश्चन पूछे आधुनिक सारणी का निर्माण किसने किया था तो मोसले ने। ठीक है। अब कह रहा है कि जब मोसले ने तैयार किया था तो देखिए समूह की संख्या, इस जो समूह की संख्या लिखे थे वो 18, अब आवर्त की संख्या जो लिखे थे वो 7 है। ठीक है। तो फिलहाल आपको देखिए क्या है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या 18 है। क्लियर हो गया। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या 18 है। ये क्या हो जाएगा, आवर्त हो जाएगा 7 हो जाएगा, जो कि हम यहाँ बता दिए। मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितना होता है? मानव हृदय में कोष्ठक की संख्या 4 होता है। मानव हृदय में तो मानव हृदय की अगर बात किया जाए तो मानव हृदय के कोष्ठक की संख्या 4 होता है। आगे पित्त रस कहाँ से अस्तित्व होता है? तो पित्त रस जो होता है ये यकृत से होता है। ठीक है। पित्त रस जो है कहाँ से अस्तित्व होता है तो यकृत से। कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन आपको साइटोकिनाइन है। तो यहाँ थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगर बात किया जाए कि इंसुलिन एक हार्मोन है, इंसुलिन एक क्या है, हार्मोन है। ठीक है, हार्मोन है। तो इंसुलिन एक हार्मोन है। अगर मानव में इस हार्मोन की कमी हो जाए किसमें, अगर इंसुलिन की कमी हो जाता है तो मधुमेह रोग होता है। ठीक है, क्या होता है, मधुमेह रोग होता है। तो अगला जो क्वेश्चन है कि दांतों को साफ करने के लिए दांत मंजन का प्रयोग होता है। देखिए दांत को जो हम साफ करते हैं, जो हम जिसे अभी कोलगेट कहते हैं, ठीक है, तो कोलगेट क्या है तुमको, तो जब हम खाना ना खा के जब सो जाते हैं तो हमारा जो दांत होते हैं वो अम्लीय रूप आ जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण वो बदबू देने लग जाते हैं। तो उससे हम सफाई करने के लिए, बदबू को हटाने के लिए दंत मंजन का उपयोग करते हैं। जो दंत मंजन क्षार होते हैं, क्या होते हैं, क्षार होते हैं। देखिए दंत मंजन क्या होते हैं, क्षार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। देखिए विद्युत आवेश जो है इसका एसआई मात्रक कूलम है। ठीक है, विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक क्या है, कूलम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कूलम। अब इसके बारे में बता दें कि एम्पियर जो है विद्युत धारा के एसआई मात्रक है। ये धारा पूछे, धारा के एसआई मात्रक एम्पियर, या उसमें लगा दे विद्युत धारा, तो विद्युत धारा के एसआई मात्रक एम्पियर। और इसका वाट का है तो भी वाट कहें तो शक्ति के एसआई मात्रक वाट है। फिर से देखिए वाट शक्ति के एसआई मात्रक वाट, विद्युत धारा के एसआई मात्रक एम्पियर, और विद्युत आवेश के एसआई मात्रक कूलम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस लेंस उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक है। अब ध्यान से देखिए कि अगर बात कर दिया जाए आवर्धन की बात किया इसमें, है ना, तो पहले सबसे पहले अगर आवर्धन का जो सूत्र होता है, आवर्धन का H2/H1 है ना, आवर्धन का जो सूत्र होता है H2/H1, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, आवर्धन का सूत्र क्या होता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो इसका क्या है, मात्रक पूछ रहा है, बताओ। यहाँ भी ऊंचाई के मात्रक क्या होता है, ऊंचाई एक प्रकार की लंबाई। आपको पता है कि लंबाई के एसआई मात्रक मीटर होता है। तो यहाँ भी मीटर, यहाँ भी मीटर, मीटर मीटर कट जाएगा तो क्या होगा, मात्रक हीन हो जाएगा, कोई मात्रक नहीं होता। कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, क्या बोले हम कि आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रकहीन होता है। आवर्धन का जो है फार्मूला क्या होता है या सूत्र क्या होता है, तब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगला क्वेश्चन करा है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। तो आपको तो पता होना चाहिए, जब हम लोग आकाश में जाते हैं, ठीक है, जब हम लोग आकाश में जाते हैं तो आकाश से हम पृथ्वी के देखते हैं। आकाश को हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी के देखते हैं। सॉरी, कहता है जब अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसे दिखाई देता है। हाँ, रात्रि के समय जो यात्री होता है, मतलब जो अंतरिक्ष में जो यात्री रहते हैं, ठीक है, तो जब आकाश को देखते हैं तो काला दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। अब यहाँ अगला देखिए क्वेश्चन है
क्वेश्चन को समझना। कहता ओम का नियम का संबंध, आपको पता है कि ओम का नियम होता है भी समानुपाती आई। ठीक है, ये ओम का ही नियम होता है कि विभवांतर उसके धारा के समानुपाती होते हैं। अब हम समानुपाती के चिन्ह हटाते हैं। ठीक है, समानुपातिक चिन्ह हटाते हैं तो कोई कॉन्स्टेंट आता है, हिंदी में कह सकते हैं इसको कोई नियतांक आता है। ठीक है, जो हम समानुपातिक चिन्ह हटाते हैं तो हम क्या करते हैं, कोई कॉन्स्टेंट देते हैं या इसको नियतांक देते हैं। तो इसी कॉन्स्टेंट देने के लिए हम v बराबर यहाँ क्या करेंगे, r दे दिए। अब आपको पता है कि r क्या है, प्रतिरोध है। r क्या है, प्रतिरोध है। तो देखिए अब निकालना है कौन सा रूल लागू करेगा कि नहीं, पहला। ठीक है, अब बोले इसका तो आंसर पहला हो गया, अब थोड़ा सा इसका समझ लें। तो आपको पता है कि जो हम भी ओम का नियम से विभवांतर का मतलब हो गया। अगर आई कहें तो धारा, ओम का नियम से धारा का सूत्र होता है विभवांतर बटा प्रतिरोध, है ना। क्या बोले, ओम का नियम से धारा के से सूत्र होता है आई बराबर v बटा आर, मतलब विभवांतर बटा प्रतिरोध। अब यहाँ से देखिए प्रतिरोध आर निकालना है, आर बराबर होता है कि विभवांतर बटा धारा। ठीक है, विभवांतर बटा धारा। फिर से क्वेश्चन समझ लेना दोस्त कि कन्फ्यूजन नहीं होना है। हम बार बार करें कि अगर कन्फ्यूजन कब हो जाएगा, जब आप सिर्फ रट्टा मारिएगा। रट्टा मारने का मतलब है कि आप खाली रट क्या है, अब क्वेश्चन इस तरह से दे दिया जाए तो बनाइएगा कैसे, कन्फ्यूज हो जाइएगा कौन सा मारे, क्योंकि आप इससे रिलेटेड सब कुछ आता है। तो रट्टा नहीं, कुछ का रट्टा मारा जाता है। ठीक है, कुछ को जो है आपको समझना पड़ता है। तो ओम का नियम जो संबंध होता है भी समानुपाती आई, इसको याद रखिएगा। अब आई समानुपातिक चिन्ह हटाने के लिए हमको कॉन्स्टेंट देते हैं जो आर दिए, आर प्रतिरोध है, तो भी बराबर होता है आई आर, जो रूल इसमें लागू होता है। यहाँ आई बराबर v बटा आर जो होता है ओम का नियम से धारा का सूत्र होता है। ठीक है, आर बराबर विभवांतर बटा धारा जो होता है v बटा आई जो होता है ओम का नियम से प्रतिरोध का सूत्र है। आपको अगर हम यही बता दिया जाए, ठीक है, हम फिलहाल इसको हम साफ कर देते हैं। अब यही बता दें आपको क्या 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 विभवांतर का है इसमें ना। तो विभवांतर का जो एस आई मात्रक हो गया, विभवांतर वो बोल्ट हो गया। क्या हो गया, बोल्ट। फिर से सुन लेना, विभवांतर के एसआई मात्रक बोल्ट, लेकिन विद्युत शक्ति के एसआई मात्रक वाट होता है। ठीक है, अब आया आर मतलब प्रतिरोध, जो है प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है आपको पता है, प्रतिरोध का ओम है ना, प्रतिरोध का क्या है, ओम हो गया। और आई तो आपको पता है, कभी हम बताएं कि धारा का एसआई मात्रक, जो धारा के एसआई मात्रक होता है वही एम्पियर होता है, ए से सूचित करते हैं एम्पियर। ठीक है, तो हमको नहीं लग रहा है कि हम जो समझा रहे हैं आप लोग समझ में नहीं आ रहा है, हमको तो नहीं, हम अपने हिसाब से पूरा कोशिश करते हैं कि आप लोग पूरे अच्छी तरह से समझ में जाए। कुछ रटिएगा, अगर बताए इस 3 क्वेश्चन के अनुसार का 6 से 7 क्वेश्चन इसको हम बताएं तो आप इसको याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आए तो बना दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। देखिए, विद्युत वलय का जो उपयोग किया जाता है विद्युत मोटर में। ठीक है, विद्युत वलय का जो उपयोग किया जाता है विद्युत मोटर में। बोलिए सर अमीटर, हम बोले हैं कि विद्युत धारा को मापने वाला युक्ति को अमीटर कहते हैं। ठीक है, यहाँ ये हमारा शरीर का जो pH मान होता है हम बताएं 7.4 खून का होता है, जो तो खून मतलब शरीर का, तो कितना हो जाएगा। ये देखिए ऑप्शन से अगर बात किया जाए तो कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ 7.0 से 7.8 है, 7.1 से 7.74 है और 7. ये आंसर एग्जैक्ट नहीं है। अगर हम चौथा आंसर की हम बात कर लें, चौथा आंसर दे दें तो 7.0 से, ठीक है, 7.4 होता है, या इसको 7.4 याद रखिएगा। ऑप्शन अगर इस तरह से आए तो 7.0 से 7.4 मारिएगा, और जो एग्जैक्ट आंसर देगा तो 7.4 देगा। ठीक है, अगला है कि हमारा शरीर का जो pH मान, ये तो हो गया। विद्युत किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। तो धातु का अगर पूछ रहा है कि किस धातु का जो गलनांक होता है वो सबसे कम होता है, तो पहले इसके जान ले। ये देखिए Na, ये किसका सिंबल होता है, तो सोडियम का है ना।
तो सोडियम का सिंबल क्या है, मतलब संकेत N है। Cu किसका है, कॉपर का है। Cu किसका है, कॉपर का है। ये क्या लो Fe तो लोहा का। 3 क्वेश्चन याद रखना, ठीक है। ये कितना हो गया, सोडियम, इस सोडियम हो गया कितना 11, और सोडियम का संकेत N है, Cu कॉपर के संकेत, Fe लोहा के संकेत। तो जो कम होता है वो सोडियम होता है। आपको पता है कि अगर क्वेश्चन पूछेंगे कौन सी धातु को हम केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन गौर से सुनना। क्वेश्चन को हम लिख देते हैं कि कौन सा धातु को मिट्टी तेल में डुबाकर रखते हैं। तो जवाब आएगा सर सोडियम, है ना। क्या आएगा, सोडियम। किस धातु को मिट्टी तेल में डुबा कर रखते हैं, तो सोडियम को। तो इसीलिए सोडियम क्या है, सबसे कम गलनांक वाले धातु होता है। अगला कौन सा उपधातु जो है क्या है ना, तो देखिए ई भी धातु है, कार्बन भी अधातु है। ई जो हो गया SI सिलिकॉन, यह हो गया उपधातु। क्या हो गया, उपधातु हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्वयंपोषी पोषण के लिए, देखिए स्वयंपोषी होता क्या है, तो वैसे पोषी जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है। तो दोस्त एक चीज याद रखना, अपना भोजन वही बनाता है जिसमें क्लोरोफिल उपस्थित रहता है, ठीक है। अपना भोजन कौन बनाता है, जिसमें क्लोरोफिल उपस्थित रहता है। अगर जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया गया है वो अपना भोजन नहीं बनाएगा, वो परपोषी हो जाएगा, ठीक है। वो कैसा जीव हो जाएगा, परपोषी हो जाएगा, किसी दूसरे के बना हुआ भोजन को ग्रहण करेगा, खाएगा, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन कि स्वयंपोषी पोषण के लिए, तो आपको बताएं पहले नंबर तो क्लोरोफिल रहेगा, ठीक है। आपको मान लीजिए कि अगर पौधे हैं, है ना, इस पौधे हैं, ये जो पौधे हैं, ये जो पौधे हैं, इस तरह से इसका पत्ते हैं, है ना, इस तरह से इसका पत्ते हैं। एक चीज़ की मेरी बात को गौर से समझना, ठीक है, मेरी बात को गौर से समझना कोशिश करना।